अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो आज की एक क्लास मैंने आज रिकॉर्ड करी है, इस क्लास में मैं आप लोगों को इस साल एसएससी में आए हुए कुछ एरर डिडक्शन और उनके तरह आए हुए सवालों को डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान दें तो अभी जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा जून के महीने में, तो मान के चलिए जुलाई के महीने में आपके CHSL के पेपर और अगस्त के पेपर में आपके SSC CGL के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो 2 से 3 एरर हर शिफ्ट में आते हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक छोटी सी वीडियो 20-25 क्वेश्चन की डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि अगर यही टाइप के क्वेश्चन रिपीट कर गए तो आप लोग आराम से इनको कर लीजिए। एक प्रकार से आजकल आप लोग खाली बैठे हुए हैं, घर पे अकेले हैं, तो अच्छा यही आप लोगों के लिए रहेगा कि आप इस क्लास को लगाइए, समझिए और देखिए, क्योंकि 10-15-20 मिनट में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन एक रिवीजन छोटा सा हो जाएगा। भले ही आगे बढ़ा करके आप ये लोग वीडियोस देख लिए, लेकिन एक बार अपने दिमाग में आंसर लगा लिए, फिर मेरा सल्यूशन देख लिए, तो कहीं ना कहीं आपको ये याद हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माई सिस्टर आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। मेरी बहन ने मुझसे पूछा था कि मैं और कितने समय वहाँ पर रहूँगा। ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। पहली चीज़ तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे पास डिजिटल स्क्रीन या डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आप लोगों को सॉल्यूशन मिलना चाहिए। ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर जो टीचर डिजिटल बोर्ड के ऊपर पढ़ाएगा तो वो अच्छा टीचर होगा। जैसे जिसके पास साधन है वो उस तरीके से ज्ञान बांट रहा है। ठीक है, अगर डिजिटल होने से ही इंसान जानकारी और ज्ञानी हो सकता था तो सचिन का लड़का बहुत बड़ा क्रिकेटर होता, क्योंकि उससे ज़्यादा मॉडर्न कोई भी नहीं होगा। हर चीज़ का सुविधा उपलब्ध है। लेकिन वहीं एक यशस्वी जायसवाल मुंबई का, जिसने बताशे का काम करके आज इंडियन टीम में जगह तक की बनाई। तो आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरीके से पढ़ा रहा है तो आप उसका कॉन्सेप्ट देखिए और आप उसका जो मटेरियल वो प्रोवाइड कर रहा है और जो मैटर वो दे रहा है उसको देखिए। ये मत देखिए कि ये आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो ये अच्छे टीचर होंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। ये मेरा तरीका है, मैं 7 सालों से लगातार बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ और हज़ारों बच्चों को गवर्नमेंट जॉब दिलवाई है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, चीज़ों को बहुत ही आसानी से देखिएगा। जो मेरा तरीका करने का उसको अपनाइए। जैसे ही आप लोग टॉपिक को पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक आपको ये पता होना चाहिए कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक है। अब देखिए, टॉपिक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, लेकिन जो सॉल्यूशन आएगा वो कंजंक्शन टॉपिक से आएगा। अब एक्चुअली होता क्या है, बच्चों को ये टॉपिक पढ़ा दिया जाता है पहले और ये टॉपिक पढ़ाया जाता है बाद में। पहले कंजंक्शन टॉपिक को पढ़िए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि 90% केसेस कंजंक्शन टॉपिक से ही क्लियर होते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आस्क के बाद, किसके बाद? आस्क के बाद और इंक्वायर के बाद यदि प्रश्नवाचक का बोध है, आस्क और इंक्वायर के बाद कभी भी दैट का प्रयोग नहीं होता है। एक बात को आप लोग दिमाग में लगा के रख लिए, आस्क और इंक्वायर के बाद कभी भी दैट का प्रयोग नहीं होता है। और टीचर से अगर आप यही सवाल लगवाएंगे तो वो आपको यही बताएगा कि दैट के साथ इंटेरोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर आप किन्हीं और टीचरों से भी पढ़ते हैं तो मेरा ये स्क्रीनशॉट लेकर के उनसे पूछिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा दैट के साथ इंटेरोगेटिव वर्ड आ सकता है। दैट के साथ इंटेरोगेटिव वर्ड्स आ सकते हैं, तो ये तुक्का देना गलत है कि दैट के साथ इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं आ सकता। दैट के साथ इंटेरोगेटिव वर्ड आ सकता है, लेकिन आस्क के बाद कभी भी दैट का प्रयोग नहीं हो सकता है। जब कभी भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें आप लोगों को दैट के बाद इंटेरोगेटिव वर्ड मिला है और वो सही भी है, तो देख लिएगा पहले कोई प्रश्नवाचक क्रिया नहीं होगी। यदि प्रश्नवाचक क्रिया सवाल पूछने वाली क्रिया है
तब दैट नहीं आ सकता। यदि उत्तरदायक क्रिया है, आंसरेबल वर्ब है, जैसे कि सेड हो गया, टोल्ड हो गया, तो दैट आ सकता है इंटरोगेटिव वर्ड के साथ। चलिए, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम लोग दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ गया है, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव गॉन ऑन एन एक्सकर्जन। एक्सकर्जन माने होता है हॉलीडेज, छुट्टी पे, टू ऊटी ड्यूरिंग देयर समर वेकेशंस। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव गॉन ऑन एक्सकर्जन टू ऊटी ड्यूरिंग देयर समर वेकेशंस। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जैसे ही किसी भी टीचर या किसी बच्चे से आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आपको ये बताएगा कि एज वेल एज एक कंजंक्शन होता है और द स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट है और द टीचर भी एक सब्जेक्ट है। जब कभी भी एज वेल एज कंजंक्शन आ जाए तो पहले रखे हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती है। ये कॉमन रूल है, बेसिक, ये सारे टीचर आपको पढ़ा देंगे। जब कभी भी दो बातों को जोड़ने का कार्य एज वेल एज कंजंक्शन करता है तो पहले रखे हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती है। ठीक है, तो पहले वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। अगर पहले वाला रखा हुआ सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो जो आगे वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी। तो बच्चा यहाँ पर टीचर को देख करके किसका इस्तेमाल कर देगा, हैज़ का यूज़ कर देगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना होगा, अगर सब्जेक्ट टीचर है तो याद रखिएगा जो पसेसिव केस होगा, कौन सा केस होगा, पसेसिव केस होगा। जो पसेसिव केस होगा, चलिए मैं थोड़ा सा स्पेलिंग गलत लिख गया हूँ, उसको मैं ठीक कर दूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो पसेसिव केस होगा, जो पसेसिव केस होगा वो भी पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा। अब टीचर अगर सिंगुलर है तो उसके जेंडर के अकॉर्डिंग आएगा। तो टीचर का जेंडर लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो जब कभी भी न्यूट्रल जेंडर आ जाए तो आप लोग हिज का प्रयोग कर दिए। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर एज वेल एज से रूल को लगाते हैं और टीचर को सही करते हैं तो यहाँ पर हैव की जगह पे हमें हैज़ करना पड़ेगा। तो फिर हमको यहाँ पर देयर की जगह पर हिज को भी तो करना पड़ेगा। तो एक ही एरर डिडक्शन में दो दो एरर कैसे आ सकते हैं? बनिस्पत हमें यहाँ पर एज वेल एज की जगह पे एंड का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप एंड का यूज़ करेंगे तो दोनों सब्जेक्ट को सही मान्यता मिलेगी, टीचर भी सही हो जाएगा और स्टूडेंट भी सही हो जाएगा। दोनों बातों को जोड़ने का कार्य जब एंड करता है तो हमेशा जो वर्ब आती है वो बहुवचन आती है और जो पसेसिव आता है वो भी बहुवचन आता है। इसीलिए यहाँ पर एज वेल एज का रूल नहीं लगेगा क्योंकि आगे पसेसिव का रूल दे दिया था। अगर यहाँ पर भी हिज दे रखा होता तो हम लोग हैव की जगह पे हैज कर देते। इसीलिए एरर हो जाएगा ए वाले में, ना कि बी वाले में। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द यूएस डोंट वांट इंडिया टू द सिक्योरिटी काउंसिल। भारत नहीं, अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल में आ जाए। पहली बात तो यूएस का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, जब कभी भी किसी भी देश के अंत में एस आ जाए तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द वेस्ट इंडीज़, द नीदरलैंड्स, या उनके नामों के पहले यूनाइटेड या किंगडम जैसा शब्द लगा हो। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक देश है, ये देश का नाम है, ये एक प्रॉपर नाउन है, इसीलिए इसके लिए डोंट का इस्तेमाल नहीं होगा, इसके लिए डज नॉट वांट का इस्तेमाल होगा। ये सिंगुलर काम करता है। द यूएस डज नॉट वांट, डू का इस्तेमाल बहुवचन के लिए होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट द न्यूली लंच बार।
तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। अभी अभी जो नया लंच बार खुला है उसमें। पहली बात तो आप एक बात का ध्यान दिएगा, ये लंच बार आ गया, बार एक नाउन हो गया, लंच एक एडजेक्टिव हो गया, और न्यूली, न्यूली ये एक एडवर्ब है। पहली बात तो खुला क्या है, खुला क्या है, अभी अभी बार खुला है ना, तो न्यूली का संबंध किससे है, न्यूली गलत। यहाँ पर करेक्शन पूरे पूरे फ्रेज में होगा, ये पूरा फ्रेज ही गलत है, तो इसको सही तरीके से पढ़ेंगे, द न्यूली ओपेंड लंच बार, जो अभी अभी लंच बार खुला है। तो ओपेंड क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी विशेषता कौन बता, ये किसकी विशेषता बता रहा है, लंच की। लंच किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की। अब ये एडवर्ब सही हो जाएगा, इसका करेक्शन इसी तरीके से होगा, अदरवाइज सी वाले में एरर हो जाएगा, न्यूली का इस्तेमाल गलत है। द लंच बार या न्यूली ओपेंड लंच बार कहना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। इन इंडिया वर्किंग वीमेन लीड a life of dual responsibilities if they are married and have a family। जो भारतीय महिलाएं होती हैं वो एक प्रकार से दो जिंदगियां, दो जिम्मेदारियों को निभाती हैं अपनी ज़िंदगी में, अगर वो शादीशुदा हैं और उनकी फैमिली भी है। भाई सुबह सुबह उठ करके नाश्ता बनाना, शाम को आके खाना बनाना, और दिन भर अपने ऑफिस में रोज़मर्रा का कार्य करना। पहली बात तो देखिए, जो एक वोमेन होता है ये सिंगुलर होता है, और जो वीमेन होता है ये प्लूरल होता है। वुमेन सिंगुलर होता है और वीमेन प्लूरल होता है। अब वोमेन और वीमेन, इसका उच्चारण होता है वोमेन, वो मेन, और इसका उच्चारण होता है वीमेन। ठीक है, वीमेन। बहुवचन की उच्चारण होता है वीमेन और इसका उच्चारण होता है वोमेन। ठीक है, मेन। दूसरी चीज़ आगे देखिए, दे का इस्तेमाल किया गया है। भारत में जो वर्किंग वीमेन होती है वो एक प्रकार की ज़िंदगी में दो तरीके की जिम्मेदारियों को डुअल, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर वोमेन है तो हम लोग यहाँ पर लीड की जगह पे लीड्स भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही लीड करेंगे तो वोमेन क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, शी करना पड़ेगा। आर की जगह पे क्या करना पड़ेगा, इस करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर वोमेन की जगह पे वीमेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वीमेन प्लूरल हो जाएगा, इसीलिए जो आगे प्रोनाउन आ रहा है वो भी इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का यूज़ करते हैं। ग्रेटली टू आवर सरप्राइज वी फाइंड द रिंग लीडर वॉज लेम। मतलब हम लोग बहुत आश्चर्यजनक हो गए थे ये चीज़ को देख करके, जब हम लोगों ने देखा था जो रिंग लीडर है वो लंगड़ा है। लेम माने क्या होता है, लंगड़ा। अब सबसे बड़ी बात तो सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग आश्चर्य की जगह हो जाते नहीं हैं, हम लोग देखते नहीं है डेली जाकर के रिंग लीडर लंगड़ा है, हो गए थे। ये किसी पास्ट इंसिडेंट का काम है, इसीलिए यहाँ पर फाइंड की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा, फाउंड का इस्तेमाल हो जाएगा, सेंटेंस पास्ट में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक। ये टेंसेस का रूल है। सबसे पहली बात टेंसेस का रूल है, और टेंसेस के रूल वर्ब टॉपिक से कवर होते हैं। ये टॉपिक टेंसेस का है और ये किससे कवर होगा, वर्ब से कवर होगा। लास्ट वीक टाइम ले दिया है। अब ये टेंस कौन सा है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखिएगा, हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ कभी भी टाइम का यूज़ नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ कभी भी टाइम का यूज़ नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अपने साथ कभी भी टाइम का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि लास्ट वीक आ गया है, पिछले हफ्ते की बात हो रही है, इसीलिए हैव का यूज़ चला जाएगा और इसको हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में बना देंगे। किस में बना देंगे, पास्ट इंडिफिनिट में। दे प्लेड अ गेम लास्ट वीक, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, इसीलिए वाक्य की रचना पास्ट इंडिफिनिट में होगी। दूसरी चीज़, जब कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको टाइम मिल जाए तो वाक्य की रचना हमेशा पास्ट इंडिफिनिट में कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं।
द टीचर मेड द बॉयज टू डू द सम ऑल ओवर अगेन। कॉजेटिव वाक्य है ये कौन सा वाक्य है? कॉजेटिव। कॉजेटिव वाक्य किससे सही होते हैं? ये कॉजेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जेरेंड और इन्फिनेटिव टॉपिक का रूल है। आप पहली बात तो ध्यान रखिएगा, मेड, इसका मतलब सब्जेक्ट कौन है? टीचर। इसने बाधित किया, मतलब मजबूर किया कि वो सम को पूरी तरीके से फिर से करे, जो जुड़ा भाग है वो फिर से करे। द टीचर मेड द बॉयज टू डू द सम ऑल ओवर अगेन। याद रखिएगा, मेड के बाद कभी भी 2 + V1 नहीं आती है। मेड के बाद हमेशा V1 का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? V1 का। और उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनेटिव। मेड के बाद 2 + V1 का इस्तेमाल नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। मेनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेजेस इन द ग्रेट ब्रिटेन। मेनी ओवरसीज स्टूडेंट अटेंड एक सेकंड। मेनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेजेस इन द ग्रेट ब्रिटेन। इस सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है। इट इज़ एन एरर फ्री सेंटेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। आई विसल्ड थ्राइस। मैंने 3 दफ़ा सीटी बजाई। विथ फुल माइट, पूरी हिम्मत से, पूरी ताकत से। एंड रेज माई आर्म्स टूवर्ड्स द स्काई, और मैंने अपने बाहें आसमान की ओर खोल दी। सबसे बड़ी बात, सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ पर रेज का इस्तेमाल नहीं होगा। किसका इस्तेमाल होगा? रेज्ड का। ठीक है, इसका इस्तेमाल होगा रेज्ड का। ये वर्ब टॉपिक था, क्योंकि ज़्यादातर की टॉपिक वर्ब से ही कवर होते हैं। साइंस एंड रिलीजन आर बोथ नेसेसरी फॉर मैन एंड देयर आउटर एंड इनर सेल्फ रिस्पेक्टिवली। जो साइंस और रिलीजन होते हैं वो दोनों ही ज़रूरी होते हैं एक इंसान के लिए, और उसकी आउटर और इनर सेल्फ के लिए रिस्पेक्टिवली। पहली बात तो ये जो देयर आ रहा है ये मैन के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? मैन के लिए। जो साइंस होती है और रिलीजन होते हैं, मतलब जो विज्ञान और धर्म होता है, वो दोनों ही ज़रूरी होते हैं एक इंसान के लिए, और उसके किसके? उसके। तो ये मैन के लिए देयर का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर मैन के लिए हिज का इस्तेमाल होगा। मैन के लिए किसका इस्तेमाल होगा? हिज का यूज़ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। एट सर्टेन सीजन्स सम एरियाज ऑन मार्स। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इस सब्जेक्ट टू स्ट्रॉन्ग विंड्स। देखिए बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को ये बता दिया गया है जो यूनिक और जो हेवनली बॉडीज़ हैं। कौन सी बॉडीज़ हैं? हेवनली बॉडीज़। जो बड़े बड़े सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उनके पहले दा का प्रयोग होता है, गलत। सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ के पहले, मून के पहले और सन के पहले दा का प्रयोग होता है। बचे हुए जितनी भी चीज़ें हैं उसमें, उनमें दा का प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर मार्स के पहले दा का प्रयोग नहीं हुआ है। नीतू सिंह ने अपनी किताब में साफ साफ लिख दिया है, ये रूल आप जा कर के देख लीजिएगा, लेकिन ये गलत है और ये मैं एसएससी का ही एरर लगा रहा हूँ। एट सर्टेन सीजन्स, मतलब कुछ मौक़ों पे, कुछ मौसमों में जो कुछ एरियाज़ होते हैं वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश या बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। एरियाज़ के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं होगा, एरियाज़ के लिए यहाँ पर आर का प्रयोग होगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर एरियाज़ है। ठीक है, सब्जेक्टेड वर्ब भी होता है और सब्जेक्ट एडजेक्टिव भी होता है। जब ये वर्ब की तरह काम करेगा तो इसमें ईडी आ जाएगा, लेकिन जब ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन रमेश। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, ये जो एज प्लस एज का ये रूल होता है,
और सो प्लस एस का जो ये रूल होता है ये हमेशा कंप्लीट रहता है, मतलब ये हमेशा साथ ही साथ आएंगे, ये कभी भी अधूरे नहीं आ सकते। अगर सेंटेंस के आखिरी में आ रहे हैं तो ये एज वेल की तरह आ सकते हैं, ठीक है। या सो प्लस दैट के केस में आ रहे हैं तो ये आ सकते हैं। अगर सेंटेंस के आखिरी में एज वेल आ गया तो वो ठीक है, तो वहाँ पे एज वेल एज नहीं करेंगे। सो प्लस दैट का कंस्ट्रक्शन आ गया अगर, तो वो आ सकता है, कोई गलती नहीं है। एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड, गलत। एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड एज, एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन रमेश। आर्टिस्ट के तौर पे राजू उतना ही अच्छा है अगर बेहतर नहीं है रमेश से तो। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। जो साइंटिस्ट था वो पूरे तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंप्लीट नहीं कर पाया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, नेवर। हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, नेवर, लिटिल, फ्यू। इनके साथ कभी भी निगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है, इनके साथ कभी भी नॉट का यूज़ नहीं होता है। अब यहाँ पर हार्डली का यूज़ हो गया है। हार्डली एक निगेटिव एडवर्ब होता है और इसके साथ कभी भी नॉट का यूज़ नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। सुडोको वॉज फर्स्ट डिजाइन इन द 1970s बाई अ रिटायर्ड आर्किटेक्ट एंड फ्रीलांस पजल कंस्ट्रक्टर। जो सुडोको था वो पहली बार डिज़ाइन किया गया था 1970 में एक रिटायर्ड आर्किटेक्ट के द्वारा और फ्रीलांस पजल कंस्ट्रक्टर के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा ये सेंटेंस एकदम नो एरर है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। ये एक ग्रामेटिकल एरर सेंटेंस है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप देयर माइंड एज आई डिड। याद रखिएगा, ईच वन ऑफ और एवरी वन ऑफ। देखिए एवरी और वन अलग अलग होना चाहिए, एवरी और वन एक साथ नहीं होना चाहिए। ईच वन ऑफ और एवरी वन ऑफ दोनों अलग अलग होने चाहिए। ईच वन और एवरी वन ऑफ के बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, साथ ही साथ जो पसेसिव आता है वो भी सिंगुलर आता है, ठीक है। अगर निर्जीव की बात चल रही है तो अगर निर्जीव की बात चल रही है तो इट्स आ जाएगा, लेकिन अगर सजीव की बात चल रही है तो देयर का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पर किसका इस्तेमाल होगा? हिज का इस्तेमाल हो जाएगा। ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप हिज माइंड एज आई डिड। तुम में से हर कोई अपना अपना दिमाग बना लो, ठीक है। बहुत ही भोंडा रूल है ग्रामर का। मॉडर्न इंग्लिश में काफ़ी बदलाव आ गए हैं, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश में काफ़ी बदलाव आ गए हैं। कभी मौका मिलेगा तो पसेसिव केस पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द कंपनी वर्क्स हार्ड टू मॉडर्नाइज इट्स इमेज। पिछले कुछ सालों में जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है अपनी इमेज को और मॉडर्नाइज करने के लिए। तो पहली बात तो पिछले कुछ सालों से, इसका मतलब लगातार काम चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर वर्क्स हार्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द कंपनी हैज़ बीन, यहाँ पर हैज़ बीन का इस्तेमाल हो जाएगा। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द कंपनी हैज़ बीन वर्किंग हार्ड, हैज़ बीन वर्किंग हार्ड। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द कंपनी हैज़ बीन वर्किंग हार्ड टू मॉडर्नाइज इट्स इमेज, ठीक है। वर्क्स हार्ड की जगह पे हो जाएगा हैज़ बीन वर्किंग हार्ड, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल हो जाएगा। आफ्टर ही हैड अपोलोजाइज्ड टू द मैजिस्ट्रेट, इसका मतलब है जो न्यायाधीश थे
उनसे माफ़ी मांगने के बाद स्पष्ट तौर के ऊपर फॉर हैविंग ब्रोकन द ब्रोकन, पहली बात तो देखिए यहीं पे हमारे मुंह से निकल गया, हैज़ हो गया, हैव हो गया और हैड हो गया। इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एक होता है ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन। ब्रोकन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। तो यहां पर ब्रोक का इस्तेमाल नहीं होगा, यहां पर ब्रोकन का इस्तेमाल हो जाएगा। किसका इस्तेमाल हो जाएगा? आफ्टर ही हैड अपोलोजाइज टू द मैजिस्ट्रेट प्रोफ्यूसली फॉर हैविंग ब्रोकन, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो पहला केस तो ये हो गया, हैविंग ब्रोक नहीं होगा, हैविंग ब्रोकन द प्रॉमिस द मैजिस्ट्रेट वॉज हैप्पी टू फॉरगिव हिम। ठीक है। अब एक एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है ब्रोक का, उसमें दिया हुआ था आई एम ब्रोक। ये एसएससी में सवाल आया हुआ है, आई एम ब्रोक। अब बच्चों ने क्या देखा कि आई एम ब्रोक तो होता नहीं है, आई एम ब्रोकन होता है। गलत। ब्रोक एक एडजेक्टिव भी होता है, उसका मतलब होता है आउट ऑफ पॉकेट। आउट ऑफ पॉकेट का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके पास पैसा ना हो, जो गरीब हो। क्या हो? गरीब हो, जिसके पास पैसा ना हो। आई एम ब्रोक इसका मतलब मैं दिवालिया हूँ, मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ, तब ये एकदम सही हो सकता है। याद रखिएगा, ब्रोकन एक अलग चीज़ है और ब्रोक एक अलग चीज़ है। यू आर ब्रोक इसका मतलब तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, यू आर आउट ऑफ पॉकेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। दिस स्टैम्प इज ओनली वन ऑफ द डिज़ाइन एवर प्रिंटेड। ये जो स्टैम्प है इज ओनली वन ऑफ द डिज़ाइन, याद रखिएगा वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है। वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा। तो यहाँ पर वन ऑफ के बाद क्या आ रहा है? डिज़ाइन आ रहा है, तो डिज़ाइन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर डिज़ाइंस का प्रयोग हो जाएगा। नाउन क्या आ जाएगा? प्लूरल आ जाएगा। दिस स्टैम्प इज ओनली वन ऑफ द डिज़ाइंस, डिज़ाइन का प्रयोग नहीं होगा, डिज़ाइन रॉन्ग है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिज़ाइंस। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। वी हैव बीन नोइंग वन अनदर सिंस वी वर चिल्ड्रेन। हम लोग एक दूसरे को जानते हैं जब से हम लोग बच्चे थे। जब दो बातों को जोड़ने का काम सिंस करता है, और सिंस की हिंदी जब से होती है। क्या होती है? जब से। तो इसके बाद हमेशा पास्ट टेंस आता है और इसके पहले हमेशा प्रेजेंट टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए यहाँ पे सिंस के बाद सिंस वर चिल्ड्रन, जब से हम लोग बच्चे थे, सिंस वी वर चिल्ड्रन, ये तो पास्ट हो गया। यहाँ पर हैव बीन नोइंग आ रहा है। ये जो नोइंग होता है क्या होता है? नोइंग। ये जो नोइंग होता है क्या होता है? नोइंग। ये स्टेटिव वर्ब होता है। कौन सा वर्ब होता है? स्टेटिव वर्ब होता है। नोइंग एक स्टेटिव वर्ब होता है। ध्यान रखिएगा, स्टेटिव वर्ब क्या होते हैं? स्टेटिव वर्ब में कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। स्टेटिव वर्ब में अभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, तो ये कभी भी नोइंग नहीं हो सकता, ये नो ही रहेगा। अच्छा, अगर ये जेरेंड बन गए हैं, क्या बन गए हैं? जेरेंड बन गए हैं, तब इनमें आईएनजी का प्रयोग हो सकता है। हैव बीन नोइंग की जगह पे हो जाएगा हैव नोन वन अनदर। ठीक है, यहाँ पे हैव बीन नोइंग की जगह पे हो जाएगा वी हैव नोन ईच वन अनदर या ईच अदर सिंस वर चिल्ड्रन। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसी तरीके से अभी मैं 20 इम्प्रूवमेंट की भी शीट लेकर के आऊँगा जो अब की से CHSL में पूछे गए हैं।